सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 6 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सीरिया होल्ड्स इट्स फर्स्ट इलेक्शन सिंस असद ऑस्टर। तो सीरिया ने संडे को अपने पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए, लगभग एक साल बाद, जब पुराने डिक्टेटर बशर अल असद को हटा दिया गया एक रेबल लेड ऑफेंसिव के द्वारा। और अब जो पीपल्स असेंबली पार्लियामेंट यानी जो बनी है, उसका काम होगा कि न्यू इलेक्शन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ताकि देश पोस्ट असद रसी रजीम में आगे बढ़ सके। मतलब असद असद के बाद सीरिया को नए पॉलिटिकल सिस्टम में ले जाना। और इस इलेक्शन में डायरेक्ट वोट पब्लिक वोटिंग नहीं हुआ है, और जिसमें कि जो है वन लगभग 2/3 प्रोविंस बेस्ड इलेक्टोरल कॉलेज कॉलेज से चुना गया है। और 1/3 सीट्स जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने डायरेक्टली अपॉइंट किए हैं। और ये जो नई पार्लियामेंट है, उसका टर्म जो है 30 मंथ्स का होगा, जिसमें ये लोग आने वाले फ्री इलेक्शंस की तैयारी करेंगे। ड्रग मेकर्स मस्ट कंप्लाई विद रिवाइज नॉर्म्स गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल का लेवल लिमिट से ज़्यादा पाया गया। और इस सिरप की वजह से, कौन सी, कोल्ड ड्रिफ नाम की जो कफ सिरप है, और इसकी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में 10 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। और डाइथिलीन ग्लाइकोल ये एक बहुत जहरीला केमिकल है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और ये जो केमिकल है, ये बेसिकली पेंट्स में और ब्रेक सिस्टम्स में और प्लास्टिक्स में, इन सब में यूज़ होता है। और ज़्यादा लेने से जो है किडनी फेलियर तक हो सकता है, और इवन डेथ्स भी होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है कि ड्रग यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिवाइज किया है अपना शेड्यूल एम नॉर्म्स को। और शेड्यूल एम नॉर्म्स क्या हैं? ये एक अपडेटेड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस हैं। और अंडर किसके अंडर? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 का है, उसके अंडर। तो इसका गोल है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और सेफ्टी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। और इसमें इंक्लूडेड है बेसिकली फार्मा क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज और इक्विपमेंट वैलिडेशन। तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन की जा सके। तो यहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को रिवाइज्ड जो शेड्यूल एम गाइडलाइंस है या नॉर्म्स है, उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना होगा। अगर कोई नॉन कंप्लायंट पाया गया तो उसका लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट लीड्स क्रैकडाउन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिस यूज ऑफ सेलिब्रिटीज पर्सोना। तो नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर अमिताभ बच्चन को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया था, ताकि उनकी नाम, आवाज़ या चेहरे का गलत यूज़ ना हो सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो अब 3 साल बाद ये डिसीजन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो डीप फेक मिसयूज़ के केसेस में एक प्रेसिडेंट बन गया है। और लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, आम लोग भी अपनी इमेज या वॉइस का मिसयूज़ होता है अगर, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। और अभी इंडिया में क्या स्टेटस है कि फ़िलहाल इंडिया में पर्सनैलिटी जो राइट्स हैं, वो कोई स्पेसिफिक लॉ या एक्ट नहीं है उसके लिए। और कोर्ट्स ने और कोडिफाइड नहीं है लॉज। कोर्ट्स ने इन राइट्स को इंटरप्रेट किया है मेनली राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंडर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के अंडर, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बेस पर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक केस था राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें क्लियर किया था कि किसी भी सिटीजन की जो पर्सनल लाइफ है, जिस जैसे उसका फैमिली, मैरिज या फिर जो प्राइवेट अफेयर है, बिना उसकी मर्जी के पब्लिक करना उसके प्राइवेसी राइट्स का वॉयलेशन है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे डैमेज क्लेम या कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्रिटिश एंड इंडियन वॉरशिप्स बिगन 4 डे मैरीटाइम एक्सरसाइज कोनकन इन इंडियन ओशन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कोनकन के बारे में है, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के इसके बीच में होती है, और ये नेवीज की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है बेसिकली कोंकण एरिया में ही। कोंकण एरिया कौन सा है? एक तो जो मुंबई, गोवा, कर्नाटका का थोड़ा हिस्सा, वेस्टर्न जो हमारा कोस्ट है, वो कोंकण एरिया है। तो वहाँ पर ये हो रही है एक्सरसाइज, और ये 4 दिन तक चलेगी। और ये एक बाईनियल जो है एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में एक बार ये होती है। और ये पहली बार 2004 में एक्सरसाइज हुई थी।
और इससे इंडिया और यूके के जो डिफेंस रिलेशंस और कल्चरल टाइज दोनों मजबूत होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियाज रेड लाइंस हैव टू बी रेस्पेक्टेड सेज जयशंकर ऑन ट्रेड डील विद यूएस। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंट फोन कॉन्वर्जेशन के बाद दोनों साइड्स ने प्रपोज ट्रेड डील पर काम शुरू किया। और इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने क्या कहा कि इंडिया और यूएस के बीच कोई भी ट्रेड डील तभी पॉसिबल है जब इंडिया की जो रेड लाइंस है उनको रेस्पेक्ट किया जाए। और रेड लाइंस का मतलब है कि ऐसे इश्यूज जिन पे जो है कॉम्प्रोमाइज किए बिना इंडिया ट्रेड डील नहीं करेगा। और करंट इशू क्या है कि अगस्त में यूएस ने इंडिया से जो इंपोर्ट करता है वो उस पर 50% टैरिफ लगाया, और जिसमें कि 25% एक्स्ट्रा लगाया गया था रशिया से ऑयल खरीदने पर। तो इंडिया ने इस एक्शन को अनफेयर बोला था, अनजस्टिफाइड बोला था और अनरीजनेबल कहा। तो जयशंकर ने कहा कि यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है, इसलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, लेकिन इंडिया के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं वो नेगोशिएट नहीं किए जा सकते। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसने इंडिया के जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और रूरल प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प किया है। और शुगर कोऑपरेटिव्स का बोलना है अब ज़्यादा रेजिलिएंट और प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ऐसा इनका बोलना है। और प्रोग्राम के अंडर एथेनॉल अब जो है एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो लगभग 20% तक हो रही है पेट्रोल में। और डिस्टिलरीज जो हैं उनका भी नंबर डबल हो गया है। और इनके मुताबिक जो है कोऑपरेटिव्स को मल्टी फीड प्रोडक्शन का अडॉप्ट का सजेशन उन्होंने दिया। मल्टी फीड अडॉप्शन मतलब जैसे वेजिटेबल वेस्ट का यूज़ करके कॉर्न और राइस का यूज़ करें ताकि ईयर राउंड प्रोडक्टिविटी एथेनॉल की बनी रहे और नेशनल एनर्जी गोल्स अचीव हो सकें। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे द कोर्स अहेड फॉर ट्रम्प्स गाजा सीज फायर प्लान। तो यहाँ पे ट्रम्प का 20 पॉइंट जो गाजा सीज फायर प्लान है उसके बारे में है। तो क्या है इस प्लान में? तो फर्स्ट तो इसमें बोला जा रहा है कि इमीडिएट सीज फायर हो और हॉस्टेजेस का रिलीज हो। तो इसमें प्लान कहता है कि तुरंत सीज फायर होना चाहिए और हमास को सारे इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज करने होंगे, और इसराइल को जो 1000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं वो छोड़ने होंगे। सेकंड है कि गाज़ा का जो है डीमिलिटराइजेशन हो, यानी कि हमास को अपने वेपन्स जो है छोड़ने होंगे और गाज़ा का कंट्रोल देना होगा। और बदले में इसराइल फेज्ड वाइज जो है मिलिट्री विड्रॉ करेगा अपनी, और ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ करेगा। थर्ड थर्ड बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, यानी ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यूएस लीड करेगा और जो गाज़ा में लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करेगा और रिकंस्ट्रक्शन हेल्प करेगा। फोर्थ बताते हैं यहाँ पे ट्रांजिशनल गवर्नेंस के बारे में कि गाज़ा में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो इंटरनेशनल सुपरविजन में काम करेगा, और गोल होगा कि फ्यूचर में पैलेस्टीनियंस को सेल्फ गवर्नेंस दिया जा सके। और फिर फिफ्थ बताते हैं इसमें कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि गाज़ा को दोबारा से रीबिल्ड करना, जो वहाँ मलबा है डेबरी हटाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। तो बोलते हैं कि इस पूरे पीस प्लान में कहीं भी पैलेस्टीनियन स्टेट का इशू प्लान में नहीं है। तो और दूसरा जो इमीडिएट सीज फायर की बात करते हैं, सीज फायर जो है ये फुल नहीं है, फाइटिंग साइड बाय साइड कंटिन्यू हो रही है। और टाइमलाइंस और जो सीक्वेंसिंग है वो भी क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। इसलिए प्लान सिर्फ इंटेंशंस वाला लगता है, इंटेंशंस का स्टेटमेंट लगता है, कोई रोड मैप नहीं है। और बर्डन शिफ्ट किया गया बेसिकली पैलेस्टीनियंस और हमास पर बर्डन शिफ्ट किया गया है, और उनकी कंप्लायंस से इसराइल की प्रेजेंस और अटैक जस्टिफाई हो सकती है। और इंटरनेशनल प्रेशर जो इसराइल पर वो कम हो सकता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पैलेस्टीनियंस पर आ गई है प्लान में पूरी। और जो हॉस्टेजेस रिलीज करने की बात की जा रही है उसमें जो इसराइल की पॉलिसी है बेसिकली रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी, यानी कि अरेस्ट करना फिर रिलीज कर देना, अरेस्ट करना फिर रिलीज करना, तो इसके ग्राउंड इम्पैक्ट को लिमिट कर सकता है। और तो फ्यूचर की बात करते हैं कि गाज़ा पर इंटरनेशनल कंट्रोल यहाँ पर की बात हो रही है, और इलेक्शंस और जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस का प्लान इसमें जो है नहीं है। तो क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रोल सिर्फ की बात हो रही है लेकिन इलेक्शंस कराने की या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस की बात नहीं है।
तो हमास ने कहा है कि पैलेस्टीनियंस को भी डिसीजन मेकिंग में होना चाहिए, और प्लान बेसिकली एक इकोनॉमिक रिवाइवल सजेस्ट करता है, लेकिन वेस्ट बैंक और जो पैलेस्टीनियन स्टेट का इशू वो इग्नोर किया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बोलते हैं ट्रीट एम्प्लॉयमेंट एज अ नेशनल प्रायोरिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, और इसका फोकस कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको लिवरेज करके क्वालिटी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलस और यंग कंट्री है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से नेक्स्ट जो 25 ईयर्स हैं उसमें इंडिया की वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है 25 टू 64 ईयर्स में जो लोग रहेंगे वो लगभग 133 मिलियन लोग ऐड होंगे। और लेकिन ये विंडो शॉर्ट है, काफ़ी शॉर्ट टाइम की है, क्योंकि वर्कर पॉपुलेशन 2034 के आसपास पीक करेगी ये। तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि जॉब्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जॉब्स क्रिएट होंगी तो उससे पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, और सोशल और जो रिलीजियस डिस्पैरिटीज़ कम करेगा, और ग्रोथ को इक्विटेबल ग्रोथ जो है बनाएगा। तो अब बोलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन होनी चाहिए, यानी कि कंजम्पशन लोगों की ज़्यादा होनी चाहिए, इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जॉब से बेसिकली इससे होगा क्या कि इकोनॉमी स्टेबल और ग्रोथ जो है वो हमारी एक्सेलरेट होगी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है जॉब क्रिएशन के बारे में बताते हैं कि कैसे होगा, कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको एज अ नेशनल प्रायोरिटी बनाना होगा। सेकंड बताते हैं कि एक यूनिफाइड नेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, और जो कि एम्प्लॉयमेंट और जो लाइवलीहुड है उसको कवर करे। थर्ड है जॉब क्रिएशन के लिए डिमांड, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और सप्लाई, जिसमें स्किल्स, मोबिलिटी और सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो दोनों को एड्रेस करना होगा जॉब क्रिएशन के लिए, डिमांड प्लस जो सप्लाई है। फोर्थ बताते हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट्स के एम्प्लॉयबिलिटी पर जो है फोकस करना होगा, यानी कि जो लोग पास हों कॉलेजेस से वो सिर्फ पास ना हो बल्कि एम्प्लॉयबल भी हों, उनको और काम भी दिया जा सके। और जो करिकुला और स्किल प्रोग्राम इंडस्ट्री, ये बेसिकली दोनों इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं कि कंसोलिडेट करना चाहिए हमें जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, और जो कोऑर्डिनेट करे सारी उस जिसमें कि स्टेट्स, मिनिस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एक साथ, और टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। टाइम बाउंड गोल्स जो हैं और हाई एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर्स हैं और जो ट्रेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इन सब को एक साथ अलाइन करना होगा, अलग अलग डायरेक्शन में ना हो। और वुमेन और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए जो भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जो है ऐसे टेक्नोलॉजीज़ के लिए स्किलिंग जो है वो इंक्लूड करनी होगी हर प्रोग्राम में। और फिफ्थ जो फोर्थ बताते हैं माइग्रेशन पॉलिसीज़ को मैनेज करें ताकि लेबर मोबिलिटी जो है वो प्रमोट हो। तो अब बोलते हैं यहाँ पे सेक्टर्स कौन कौन से फोकस करने की ज़रूरत है। तो सेक्टर्स में बताते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जॉब क्रिएशन के लिए, टूरिज्म, एग्रो प्रोसेसिंग, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर। तो एमएसएमईज जैसे कि मार्केट सपोर्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किलिंग, मार्केट सपोर्ट, ये सारा इम्पोर्टेंट है एमएसएमईज के लिए। और गिग वर्कर्स के बारे में बोलते हैं, गिग वर्कर्स के लिए नेशनल पॉलिसी, वर्कर प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी और एक रजिस्ट्री सिस्टम इम्पॉर्टेंट है ताकि उनके जो सोशल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सकें। और सिर्फ जॉब्स ही नहीं दें, जो जॉब्स की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करें, जैसे कि उनकी बेटर वेजेस हों, सेफ कंडीशन हो जहाँ काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी हो यानी इंश्योरेंस वगैरह हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, और अफोर्डेबल हाउसिंग हो कहाँ पे इंडस्ट्रियल हब्स जहाँ पे भी हैं उसके आसपास। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो जो एम्प्लॉयज़ लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर्मलाइज किया जा सकता है, आंगनवाड़ी और जो आशा वर्कर्स हैं उनको,
जो चाइल्ड केयर और एल्डर केयर सपोर्ट के लिए है। और सबसे बड़ी बात, ये सारा काम करने के लिए हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट डेटा, जो कि रियल टाइम हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट डेटा इसके लिए क्रिटिकल है, और इनफॉर्मल और जो रूरल वर्कफोर्स को कवर करे, और डेटा पब्लिकेशन जो है उसको, जो लैग होता है उसमें, उसको रिड्यूस करे और जल्दी जल्दी डेटा पब्लिश हो। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया मस्ट एड्रेस इट्स कंसर्न अबाउट पाकिस्तान एक्टिविटीज विद केयर। तो यहाँ पे सर क्रीक के बारे में है। सर क्रीक क्या है? सर क्रीक बेसिकली एक अनइनहेबिटेड मार्शलैंड है, टाइडल एस्चुरी